इतना खराब भी नहीं। ली किंग ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई। सभ्यता के विकास का ये मॉडल सबसे परिपूर्ण प्रतीत होता है। इस महाशक्ति के फायदे और नुकसान दोनों हैं, और इसका अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए ये अपने आप में एक समस्या है। आप जितने ज़ॉम्बी साथियों को नियंत्रित कर सकते हैं, उनकी संख्या सीमित है। आप क्या कर सकते हैं? बेशक, मुख्य बात यह है कि उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को जगाया जाए, सबसे योग्य लोगों को जीवित रहने दिया जाए, और उनकी संख्या को हमारे नियंत्रण की ऊपरी सीमा तक कम करने के लिए बड़े पैमाने पर विलुप्तीकरण किया जाए। फिर उन्हें वश में करो, उनके दिलों को खुलवाओ, बपतिस्मा स्वीकार करवाओ और उन्हें अपना अनुयायी बना लो। देवता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। शराब, पराबैंगनी, विकिरण और अन्य पदार्थ नष्ट हो गए। सम्राट अतबिया के पतन और विश्व वृक्ष में पूर्णतः परिवर्तित हो जाने के बाद देवता अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए ली किंग ने पिछली प्रक्रिया को दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मैं उनका संहार नहीं करूंगा, बल्कि देवता मेरे लिए उनका संहार करेंगे। ली किंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह स्थिति जटिल प्रतीत होती है, जिसमें 3 विरोधी ताकतें शामिल हैं। 1. एल्फ जगतगुट देवता। 2. रसातल विश्वगुट, जिसके 3 प्रमुख शासक हैं। 3. सिल्फ एल्फ वर्ल्ड गुट का एक गद्दार जिसने रसातल में घुसपैठ की। यह एक खतरनाक लड़ाई, जीवन मरण का संघर्ष जैसा लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये तीनों उसके परिवार के सदस्य हैं, जिनका जीवन उसके नियंत्रण में है, और उसे उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वास्तव में अनियंत्रित शत्रु उस अथाह संसार की तलहटी में मौजूद 20 खरब नवजात जीव हैं, जबकि तुम एक कोशिकीय तोप का चारा बनकर अंधेरे में रखे गए हो। ली किंग ने अंगड़ाई ली और खड़ी हो गई। ये योजना अताबिया साम्राज्य काल की योजना से कहीं बेहतर है। अगर वे अताबिया साम्राज्य से भी कहीं अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकें तो ये अद्भुत होगा, जैसा कि हेरोडोटस ने कहा था। भय वो भावना है जो सत्य से सबसे दूर है। इतने महत्वपूर्ण लाभ को देखते हुए इस छोटे से जोखिम को न लेना भी अनुचित होगा। एल्फ्स की दुनिया। सभ्यता की पूरी युद्ध मशीन हरकत में आ गई। उन्होंने दीवार में बनी उंगली जितनी मोटी सुरंग को सुरक्षात्मक संरचनाओं की कई परतों से घेर लिया और इसे अग्रिम पंक्ति के लिए एक ब्रिजहेड बनाने के लिए रक्षात्मक संरचनाओं का निर्माण किया। जल्दी करो, उन दिव्य खाद्य पदार्थों के कठोर बाहरी आवरणों को यहां लाओ और उन्हें मजबूत करो। रक्षात्मक पंक्ति को मजबूत करने के लिए कुछ बजरी ले आओ। एल्व्स, सैन्य अभ्यास शुरू करो और एल्वेन तीरंदाजों को पुनर्गठित करो। मानव किले में पहले ही बड़ी संख्या में नए मनुष्यों का जन्म हो चुका है, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जल्द ही एक और शाही सेना खड़ी की जा सकेगी। काफी नहीं, अभी भी काफी नहीं। प्राचीन एल्फ वृक्ष की एल्फ जाति का विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है। एक और मानव प्रजनन भवन बनाने के बारे में क्या? और निषिद्ध पुस्तकों की सूची पर शोध करने वाले 1000 से अधिक देवताओं का क्या? उन्हें अपनी नई परियोजनाएं शुरू करने दीजिए। उनके नए भवन का क्या? हीरो वेदी अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुई है। मानव नायक आर्कमिज अभी आधा ही निर्मित हुआ है। आखिरकार हर कोई इस पर शोध कर रहा है, और ये एक दिव्य मंत्र है जो भीषण बाढ़ ला सकता है। तो फिर एक और मानव किला बनाओ और बड़े पैमाने पर सेना का उत्पादन शुरू करो। कल्पित बौनों की तुलना में मनुष्य कहीं अधिक हैं। वे सुरंग के आसपास काम करने में व्यस्त थे। कैमरे के परिप्रेक्ष्य से कमरे के कोने में कांच की खिड़की के ठीक नीचे तिरछे में एक सीढ़ीदार अखाड़ा है, जिसका आकार लगभग कुत्ते के कटोरे जितना है। एक बार जब दुश्मन मार्ग पार कर लेगा तो वो खुद को अखाड़े में पाएगा, जहां ऊंचे टावरों पर दूर से तीरंदाजी करने वाले एल्फ तीरंदाज और पास में ही मानव वंश के शूरवीर उनकी जमकर रक्षा कर रहे होंगे। विश्व वृक्ष पर देवताओं ने विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण किया। हेरोडोटस के मार्गदर्शन में उन्होंने सभ्यता के विकास की प्रक्रिया का तेजी से विश्लेषण किया और अंततः सृजन युद्ध के 4 नियम प्रस्तावित किए। सबसे पहले के अनुसार सृजन स्तर की सभ्यताओं के बीच युद्ध अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों के सृष्टिकर्ता देवताओं के बीच एक लड़ाई है, जो ऊंचे स्थान पर खड़े होते हैं और उनके द्वारा बनाई गई प्रजातियां नीचे युद्ध में संलग्न होती हैं। एक मुठभेड़ युद्ध। हमें अपनी रचनाओं की आनुवंशिक संरचना को सुरक्षित करना होगा और उसमें एक आनुवंशिक ताला लगाना होगा, ताकि शत्रु हमारी रचनाओं के शवों को प्राप्त न कर सके और हमारे संचित संसाधनों को चुरा न सके। देवता घबरा गए। जीन लॉक की अवधारणा सर्वप्रथम सृजन के स्तर पर स्थित एक सभ्यता द्वारा प्रस्तावित की गई थी। पहले न तो मनुष्यों और न ही कल्पित बौनों में आनुवंशिक ताले होते थे, जिससे हर बार ताला लगाने और खोलने पर उनमें संशोधन करना असुविधाजनक होता था।
हेरोडोटस के अनुमानों के बिना, जिन्होंने कभी विश्व युद्धों का अनुभव नहीं किया था, संभवतः युद्ध शुरू होते ही उनका सारा ज्ञान छीन लिया गया होता, क्योंकि दुश्मन विशिष्ट प्राकृतिक शत्रुओं को पैदा करता और उन्हें तुरंत कुचल देता। दूसरा, किसी सभ्यता का सबसे बुनियादी सूचक है। 1 गुना गति वाली निम्न स्तरीय जैविक सभ्यता 10 गुना गति वाली उच्च स्तरीय जैविक सभ्यता के सामने एक जमी हुई मूर्ति के समान है। यह सभ्यता पर स्तर आधारित हमला है। रैंक स्ट्राइक? देवताओं ने अपनी सांसें थाम लीं। सचमुच ऐसा ही था। सभी जीवित प्राणियों में जीतने का एकमात्र तरीका गति ही थी। तीसरा, प्रत्येक क्रिस्टल दीवार वाली दुनिया में मार्ग ही एकमात्र संपर्क बिंदु है। यदि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है और उसे बलपूर्वक पराजित नहीं किया जा सकता है, तो हम दुनिया के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे, रणनीतिक स्थान की रक्षा करेंगे और प्रतिद्वंद्वी को आगे आने से रोकेंगे। चौथा, युद्ध के दबाव का सामना करते हुए भी सबसे उन्नत सभ्यताएं दूसरी सभ्यता की दिशा का अवलोकन करके और विस्फोटक तकनीकी प्रगति हासिल करके चमत्कार का अनुभव कर सकती हैं। हेरोडोटस ने भीड़ की ओर देखा और कहा, कमजोर दुनिया के सृष्टिकर्ता देवताओं को सत्ता में आने के लिए सृजन के कुछ ही विस्फोटों की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे शक्तिशाली और निराशाजनक उन्नत सभ्यताओं का सामना करते हुए भी हमारे पास आशा है, और हम उन्हें किसी भी प्रकार का चमत्कार करने से रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न हों। देवता पूरी तरह जागृत हो चुके थे। उनके सम्राट ने, जैसा कि पूरी दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी से अपेक्षित था, उपलब्ध जानकारी के आधार पर सृजित दुनिया में युद्ध के बुनियादी कानूनों का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया। हेरोडोटस के भीतर समाहित ली किंग की चेतना ने उन्हें देवताओं को प्रेरित करते हुए देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, उनका सारांश कुछ हद तक समझ में आता है। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव सृष्टि के देवता बन गए और उन्होंने अपने अधीन प्रजातियों के साथ अन्य लोकों के सृष्टि के देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। उनका अपना एक तार्किक विकासवादी इतिहास है। एक दिन पलक झपकते ही बीत गया। सचेत प्रतिक्रिया की गति से 10 गुना अधिक गति के साथ ये 10 दिनों की तैयारी के बराबर है। मार्ग खोलो। धातु के युद्ध वस्त्र पहने हेरोडोटस एक भारी कवचधारी सेनापति की तरह दिख रहा था। महामहिम, क्या हम सचमुच ऐसा चाहते हैं? मिनिस हिचकिचाई। इसे खोलो। हमें यह जानना होगा कि दूसरी तरफ क्या है। पहले उनकी दुनिया का अवलोकन करके हम बढ़त हासिल कर सकते हैं, हेरोडोटस ने कहा। छप छप! उन्होंने खंबे को एक तरफ धकेल दिया और सुरंग से होकर गुजर गए। कुछ क्षणों के अंधकार के बाद सुरंग के अंत में अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी प्रकट हुई। जब ये कल्पित बौने और देवता सुरंग के अंत तक पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि उनके ऊपर एक विशाल, असीम, पारदर्शी क्रिस्टल की दीवार थी, जिससे अनंत सुनहरी रोशनी चमक रही थी। छप छप! आकाश से तेज रोशनी बरस रही थी। हालांकि क्रिस्टल की दीवार पर पाला जमा दिया गया है, इसलिए आप इसके आर पार नहीं देख सकते। छप छप! मेरे सामने एक वर्गाकार दुनिया है। चमचमाते पानी से ढका हुआ सतह पर लहरें उठ रही हैं और इसके भीतर अनगिनत एकल कोशिकाएं विकसित हो रही हैं। ये है? हेरोडोटस एक पल के लिए चुप हो गया। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय! ऐसा लगता है कि उनकी सभ्यता ने सामूहिक विलुप्ति का अनुभव किया है और सभ्यता के एक नए युग का निर्माण कर रही है। ये एक ऐसी दुनिया निकली जो स्वयं के समान स्तर पर नहीं थी या उससे भी उच्च स्तर पर नहीं थी। ये एक नवजात दुनिया है जो विकास की प्रक्रिया में है। एक बार जब वे तेजी से बढ़ेंगे तो उनकी भारी संख्या, वर्तमान में मौजूद कुछ हजार देवता, उनके प्रतिद्वंद्वी के सामने बिल्कुल नगण्य साबित होगी। हम उन्हें एक कोशिकीय युग से बहुकोशिकीय युग में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हेरोडोटस ने तुरंत अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। मुझे जहर लाओ, सभी एल्फ जहरों को मिलाओ। हम दुनिया को खत्म करने वाला विनाश शुरू करने जा रहे हैं। बाहरी देवताओं की तरह हम इस दुनिया को पूरी तरह से मिटा देंगे। हम उन्हें बनने नहीं दे सकते। जितनी देरी होगी उतना ही अधिक खतरा होगा। ठीक है, मैं अभी जाकर जहर तैयार करता हूं। इन मनमोहक एकल कोशिकाओं को देखकर मिनिस को ऐसा लगा मानो वो खुद को प्राचीन काल में देख रहा हो, जीवन का सबसे पहला पूर्वज। वो हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहा था। उसे लग रहा था कि दुनिया क्षण भंगुर है और समय बदल रहा है। अब वे वृक्षों में विराजमान देवता बन गए थे। वे लोग जिनसे वे नफरत करते थे लगातार दुनियाओं को नष्ट कर रहे थे और एक के बाद एक बड़े पैमाने पर विनाश कर रहे थे। मिनिस एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने भारी मात्रा में जहर समुद्र में फेंक दिया। अलविदा मेरे प्राचीन पूर्वजों, ये मेरी विनम्र पितृभक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। छप छप! समुद्र तल में भारी मात्रा में जैविक विषाक्त पदार्थ प्रवेश कर गए, जिसके कारण असंख्य एकल कोशिकाएं बड़ी संख्या में तुरंत मर गईं।
हेरोडोटस ने फिर से भौहें चढ़ाईं। ये जैविक विष, चाहे वो उनका सबसे उन्नत बैच हो या सभी विषों का मिश्रण, बहुआयामी हमला करता है, डीएनए को जमा देता है और तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। इसकी घातकता शराब से कम नहीं है और शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि ये कोशिकाएं ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उस समय किया था, अनिवार्य रूप से पर्यावरण के अनुकूल ढल जाएंगी और नई संरचनाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। क्योंकि ये कुआं बहुत बड़ा है, पूरे कमरे को 15 मीटर गहरे, आश्चर्यजनक रूप से विशाल जल क्षमता वाले स्विमिंग पूल में बदल दिया गया था, जो व्यावहारिक रूप से एक छोटे जलाशय के समान था। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों को भी काफी हद तक पतला कर दिया गया था, जिससे वे तुरंत नष्ट नहीं हो पाते थे और उन्हें ठीक होने और विषमुक्त होने का मौका मिल जाता था। हेरोडोटस एक क्षण के लिए रुका। हालांकि ये सब जहर हैं, भले ही दूसरी तरफ अताबिया जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हों, मुझे विश्वास है कि मैं कम से कम 99% लोगों को मार सकता हूं, लेकिन उसके बाद हमारे पास विनाश का कोई और साधन नहीं है। छी! ठीक तभी समुद्र तल से अचानक रेत का एक कण उड़कर बाहर आया। एक बौना अपने सिर से फटकर नीचे समुद्र तल में जा गिरा। सभी लोग आंखें फाड़कर पूरी तरह से अचंभित होकर देखते रहे। जल्दी पीछे हटो। ये अथाह सागर केवल इन एक कोशिकीय जीवों का घर नहीं है। इसमें रहस्यमय और भयानक शत्रु रचनाकार देवता भी छिपे हुए हैं, जिन्होंने पहले ही पर्दे के पीछे अपनी चाल चल दी है। हेरोडोटस ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा और तेजी से पीछे हट गया। तीर फेंकने की यह तकनीक उनके धनुष और बाण से भी कहीं अधिक भयावह है। देवता भी घबराकर पीछे हट गए, अभी भी सदमे में थे। शत्रु ने शुरू से ही एक बौने पर हमला किया और उसका शरीर खाई में गिर गया। वे हमारी दुनिया की जाति का वंश प्राप्त करना चाहते थे। सौभाग्य से महाराज के पास दूरदर्शिता थी। हमारे पास जहर खत्म हो गया है। हेरोडोटस का चेहरा एकदम कठोर था। आज का संहार यहीं समाप्त होता है। चलिए वापस चलते हैं और तैयारियों को जारी रखते हैं। जहर का असर खत्म होने के बाद हम खुद नीचे जाएंगे और उनका सफाया कर देंगे। दुर्भाग्यवश जहर देने के अलावा एल्फ जगत के पास अब बड़े पैमाने पर दुनिया को नष्ट करने का कोई साधन नहीं बचा है। वे केवल आमने सामने की लड़ाई में ही शामिल हो सकते थे और अपनी सेना को गहरे समुद्र में भेज सकते थे। अगाध दुनिया। दुनिया की शुरुआत में सब कुछ आदिम वन्य जीवन में शुरू हुआ। गहरे समुद्र के अंतहीन अंधेरे में सतह से दर्जनों मीटर नीचे एक हल्की रोशनी चमक रही थी और एक काले कंकाल नुमा मानव, एक दूधिया सफेद कीचड़ और एक लंबा अजगर एक साधारण सिंहासन पर बैठे थे। नीचे एक मानवाकार फ्लैजल युक्त एकल कोशिका की रिपोर्ट दी गई है। महामहिम, यद्यपि हम तैयार थे और हमने जानकारी फैलाई, फिर भी हमारी लगभग 20 ट्रिलियन आबादी का अधिकांश हिस्सा मर चुका है और अब केवल 20 लाख से कुछ अधिक ही बचे हैं। ये एक दुखद अंत था। तैयारी के इस दिन तीनों रसातल अधिपति ने तैयारी करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया और वे तीनों लगातार पैरवी करते रहे, आनुवंशिक विकास के बुनियादी सिद्धांतों को समझाते रहे, लेकिन फिर भी उन पर पूर्वव्यापी हमला कर दिया गया। हेरोडोटस ने तुरंत एक शक्तिशाली विष का प्रयोग किया, जिससे एक साथ कई विष छोड़े गए, जो कई सामूहिक विलुप्तियों के बराबर थे। इससे 10 मिलियन में से केवल एक ही जीव नष्ट हुआ, यानी केवल 0.00001% की ही मृत्यु हुई। पृथ्वी की 8 अरब आबादी से कई हजार गुना अधिक आबादी पल भर में पृथ्वी के एक तृतीय स्तरीय शहर की आबादी के बराबर हो गई, जो ली किंग की तुलना में कहीं अधिक निर्दयी थी। अगर अत्यधिक पानी विषाक्त पदार्थों को पतला करके उन्हें ठीक होने का समय न देता, तो शायद एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचता। तीनों रसातल शासक बहुत ऊपर बैठे थे। महाराज, यद्यपि हमारी हानि बहुत बड़ी है, ये अपरिहार्य बलिदान है। उनके सामने तारुस नामक एक कोशिकीय जीव था, जिसने तीनों शासकों को सलाह देने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। आखिरकार तीनों रसातल अधिपति देवताओं की यादों का एक अंश धारण कर चुके थे और उन्होंने रसातल जगत की संरचना और उनकी उत्पत्ति के बारे में इन एक कोशिकीय जीवन रूपों को समझाया था। अगाध खाई गिरे हुए दानव स्वामियों के अवशेषों और चेतना से भरी हुई है। वे एक कोशिकीय अवशेष हैं, जबकि हम तीनों बहुकोशिकीय अवशेष हैं और हम उनसे कई दर्जन दिन पहले जागृत हुए थे और हमें विरासत में यादें मिली हैं। अभी समुद्र से 10 मीटर से अधिक नीचे स्थित तीनों रसातल अधिपति ने एक बौने की संरचना का अवलोकन किया। टैलस, जैसा कि आपने सुझाव दिया था, हमने एक शव पर घात लगाकर हमला किया है। तालुस ने कहा, महाराजों, दुश्मन का ढांचा बंद है। हम इसे खोलने में सक्षम होंगे, लेकिन थोड़े समय में नहीं। हालांकि
सामान्य जानकारी जानने के लिए हमें उनकी संरचना को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक विलक्षण प्रतिभा के धनी टारस के पास असाधारण सहज बुद्धि है जो लगातार विश्लेषण करती रहती है। सबसे पहले तो एल्फ जगत में हमारे समान सृजन स्तर के ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जो समान आभा का संचार करते हैं। अधिकांश जीवन की उत्पत्ति बाद में आने वाली 2 जातियों से हुई है। उन्होंने ही इसे बनाया था। इन सृजित प्राणियों में हमारी सूक्ष्म चेतना तरंगें या टेलीकिनेसिस जैसी क्षमताएं नहीं होती। वे बहुत विशाल होते हैं और उनकी सूक्ष्म संरचना को अलग करना लगभग असंभव है। हमारे पास अभी भी 20 लाख लोग हैं जिनमें से प्रत्येक में उनसे कहीं अधिक सृजन करने की क्षमता है। दूसरी बात, ये गति के बारे में है। उनकी प्रतिक्रिया का समय हमसे 10 गुना तेज है। क्या हमें इस दिशा में विकास करना चाहिए? स्लाइम लॉर्ड ने पूछा। हाँ, ऐसा लगता है कि जैविक प्रतिक्रिया की गति आवश्यक है और हमारे पास यहाँ तेज प्रतिक्रिया गति वाले जीव भी हैं, टारस ने कहा। सचमुच वो एक अशांत स्थिति थी। वहां मक्खियां थीं और तरह तरह के शव पड़े थे। बहुरंगी ड्रैगन सरदार ऊपर आसमान में बैठा था और इस रणनीतिकार से काफी संतुष्ट था। बुरा नहीं, बहुत अच्छा। हमारा प्राथमिक कार्य मिलकर काम को गति देना है। किसी काम को अच्छे से करने के लिए सबसे पहले आपके पास सही उपकरण होने चाहिए। गति से सब कुछ जल्दी हो सकता है। इस प्रारंभिक टकराव ने दोनों सभ्यताओं को एक दूसरे का निरंतर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। महामहिम, मेरे पास एक सुझाव है जो लगभग जीत की गारंटी देगा, टारस ने कहा। मुझे बताओ, कंकाल स्वामी ने कहा। उनकी सभ्यता बहुत आगे है, टारस ने कहा। शुरू से विकास करने में हमें बहुत समय लगेगा। चूंकि तीनों स्वामी शक्तिशाली प्राणी हैं, इसलिए हम सभी एकल कोशिकाओं को सीधे आप तीनों में रूपांतरित कर सकते हैं, जिससे 20 लाख की सेना तैयार हो जाएगी। देश में प्रवेश करने के बाद वे अजेय हो जाएंगे। उसकी योजना बहुत सरल थी। सबसे पहले अन्य चीजों पर अपना समय बर्बाद न करें, केवल प्रतिक्रिया गति पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरे, जैविक संरचना की बात करें तो वे सीधे 3 प्रमुख सरदार बन जाएंगे जो निश्चित रूप से कमजोर नहीं होंगे और फिर युद्ध आक्रमण शुरू करके प्रतिद्वंद्वी को सीधे तौर पर पराजित कर देंगे। आखिरकार मंटिस श्रिम्प, आयरन क्लैड बीटल और प्लानारियन, इनमें बुनियादी क्षमताएं मौजूद हैं। थोड़े से संरचनात्मक अनुकूलन के साथ ये काफी दुर्जेय बन सकते हैं। अच्छा, ऐसा है, तीनों शासकों को यह योजना बहुत ही शानदार लगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। बस अपना क्लोन बनाएं और सीधे युद्ध में उतर जाएं। लगभग 10 घंटे बाद पड़ोसी एल्फ जगत को फिलहाल इस दुनिया को नष्ट करने का इससे अधिक शक्तिशाली तरीका नहीं मिल पाया है। समुद्र के पानी में छोटी साधारण काली खोपड़ियां, चिपचिपे जीव और रंगीन ड्रैगन दिखाई देने लगे। एक भयावह दृश्य सामने आया। प्राचीन गहरे समुद्र के दानव लोक की तरह एक एक करके भयानक राक्षस धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकल रहे हैं। उनकी भयावह और विचित्र संरचनाएं देवताओं और राक्षसों जैसी हैं और अथाह सागर की सेना पहले ही हमला कर चुकी है। छप छप! स्लाइम गोंद की तरह आपस में चिपक गए और एक सीढ़ी का आकार बना लिया। कीचड़ की सीढ़ी विश्व मार्ग के पास स्थित है, जो समुद्र तल से ज्यादा ऊपर नहीं है। फिर सेना के सैनिक एक एक करके उसमें प्रवेश करते हैं और विश्व मार्ग को पार करते हैं। आक्रमण करना! वे चिल्लाए। पेंग! एक के बाद एक काले कंकाल सबसे पहले उस मार्ग से गुजरे। राक्षस! राक्षस आ रहा है! ऊंची जगह पर मौजूद तीरंदाजों ने अपने धनुष उठाए और तीर चलाए, लेकिन वे दुश्मन के कंकाल नुमा कवच को भेद नहीं सके। वे केवल दुश्मन को पीछे धकेलते रहे। मानव वंश के शूरवीरों की सेना, आक्रमण शुरू करो! 10 राजाओं ने जल्द ही प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का पता लगा लिया। उनकी रक्षा तो मजबूत है, लेकिन ये जीव केवल कंकाल हैं जिनमें हड्डियों में बहुत कम मांसपेशियां होती हैं, जिससे वे धीमी गति से चलते हैं। एक एक करके शूरवीर आगे बढ़े और सभी कंकाल योद्धाओं को जमीन पर गिरा दिया। कंकाल मजबूत मांस के बने ढाल जैसे थे, लेकिन उनमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि नए प्रकार के जीव प्रकट हो गए हैं। कीचड़ और भयानक रूप से शक्तिशाली अगाध कृमि। जल्दी बचाव करो, जल्दी बचाव करो! उनका युद्ध अत्यंत भयंकर था। इसी बीच काफी ऊंचाई पर लगा एक कैमरा धीरे धीरे घूम रहा था और पूरे कमरे के कोने पर निशाना साध रहा था। कोने में चल रहा पौराणिक युद्ध। ली किंग ने इन छोटे छोटे जीवों को देखा और मन ही मन सिर हिलाया। ये शुरू हो चुका है। ये लोग शुरू से ही जमकर लड़ रहे हैं। कोने में भयंकर लड़ाई में उलझे हुए दोनों कमरे टॉय स्टोरी के किरदारों या बारबी गुड़ियों के बीच युद्ध की तरह लग रहे थे। बेशक ये छोटा होना चाहिए। ली किंग ने बड़े चाव से युद्ध देखा और कहा, वे तीनों रसातल अधिपति बुद्धि में तो साधारण हैं, लेकिन 20 खरब जीवों की विशाल आबादी में एक और महाराक्षस उभर आया है। टालस,
अगर ये आदमी गुपचुप तरीके से योजनाएं नहीं बना रहा होता तो लड़ाई इतनी भयानक नहीं होती। सभी पक्षों से उसकी अवलोकन क्षमता और जानकारी का संग्रह पहले से ही काफी सटीक था। हालांकि वो एक बेचैन सा छोटा लड़का लगता है और उसके मन में कुछ अटपटे विचार हो सकते हैं। ली किंग गहरी सोच में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। धमाका। तीनों एबिस ओवरलॉर्ड्स वर्ल्ड पैसेज से गुजरे और युद्ध के मैदान में पहुंचने में सबसे आगे रहे। ली किंग तो और भी अवाक रह गई। तालूस तो एक कट्टरपंथी था। क्या उसे लगा था कि तुम लोग सिर्फ उसके कहने पर आ जाओगे? क्या तुम तीनों नेताओं को मारे जाने का डर नहीं था? देवताओं को देखो, वे सब विश्व वृक्ष में छिपे हुए थे और दूर से इस युद्ध को देख रहे थे। परिणाम स्वरूप ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी की योजना सुन लेने के बाद ये तीनों रसातल अधिपति तुरंत चिल्ला उठे, त्रिमूर्ति, कृपया ब्रह्म स्वामी को दोहराओ। उन्होंने उन्हें आपस में ठूंस दिया, जिससे एक बेतरतीब मिश्रण बन गया। कंकाल राजा बीच में खड़ा था। उसके सिर पर एक मैंटिस झींगा बैठा था और हड्डियों पर मांस और खून की तरह चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ था, जो एक हास्यास्पद दृश्य था। ओह! ट्रिनिटी, प्राचीन प्राणी, कृपया जाग जाओ, वे सब एक साथ चिल्लाए। आखिरकार उन तीनों को तालूस का सुझाव अच्छा लगा। वो एक महान प्राणी था जिसने दुनिया के बाहर अराजकता के प्राचीन देवताओं को चुनौती देने का साहस किया था, और शायद वो उस स्तर के बहुत करीब था। अगर उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता तो वे निश्चित रूप से जीत जाते। अगर उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता तो कोई बात नहीं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। ली किंग बाहर तरबूज खा रही थी, तभी अचानक उसे दांत में दर्द महसूस हुआ। तुम्हारी इस दयनीय हालत को देखते हुए मैं भला तुम पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं?